जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, राजस्थान यूनिवर्सिटी और मत्स्य यूनिवर्सिटी के पेपर्स बनाने के बाद में हमने रुख किया है शेखावटी यूनिवर्सिटी PDUSU यूनिवर्सिटी की तरफ, यानी कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी यूनिवर्सिटी के पेपरों की तरफ। और आज मैं आपके लिए बात करूंगा जूलॉजी सेमेस्टर सेकंड के 100 टाइप इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की, जो आपके पास में 10 क्वेश्चन आएंगे, से मल्टीप्लाई करोगे और 20 नंबर का मैटर्स आपके पास में रेडी हो जाएगा। और सबसे बड़ी जो दुविधाएं हमारे पास में आती है वो शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस की आती है, क्योंकि लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस तो हम तोड़ मरोड़ कर लिख देते हैं। तो इन्हीं क्वेश्चनों को आसान बनाने के लिए वासुदेवा एजुकेशन आपके लिए लेके आया है शॉर्ट टाइप इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की एक छोटा सा वीडियो, जिसमें वही क्वेश्चन मिलेंगे आपको जो पेपर में छपने की पूरी पूरी आशंका होती है। तो ज्यादा देरी ना करते हुए आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए रेडी है। और आज का पहला क्वेश्चन है बेटा, प्रतिगामी कायंत्रण से आप क्या समझते हो, यानी कि रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस से आप क्या समझते हो। तो सबसे पहले बेटा मैं बात करूं कि कायंत्रण से आप क्या समझते हैं। तो कायंत्रण वो होता है कि जो चीज हमारे पास में अनएक्टिव होती है उसमें एक्टिव करे, या कोई एक्टिव है उसको अनएक्टिव करे, यानी कि कुछ ना कुछ परिवर्तन होने की जो प्रोसेस है वो कायंत्रण है। अब मैं यहां पे रिट्रोग्रेसिव की बात कर रहा हूं, तो प्रतिगामी कायंत्रण में क्या होता है बेटा, लार्वा जो अवस्था होती है वो किस में आती है, अडल्ट फेज में आती है। अब प्रतिगामी कायंत्रण के अंदर जो लार्वा हम लिख रहे हैं, ये लार्वा जो होता है वेल डेवलप्ड होता है। कैसा होता है बेटा, वेल डेवलप्ड होता है, अच्छा खासा विकसित होता है, एक कोर्डेट के समान इसमें लक्षण पाए जाते हैं। लेकिन जब ये अडल्ट के अंदर आता है तो इसके अंदर से कुछ लक्षण क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। उसी प्रोसेस को हम प्रतिगामी कायंत्रण कहते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। दूसरे क्वेश्चन की बात करें, पैट्रामाइजोन को सी लैम्प्रे क्यों कहते हैं। तो देखो बेटा, पैट्रामाइजोन की बात कर रहा हूं। अब पैट्रामाइजोन एग्नेथा ग्रुप से आता है। अब सी लैम्प्रे क्यों कह रहे हैं, तो सिंपल सी बात समझो, सी का मतलब पैट्रामाइजोन कहां रहता है बेटा, समुद्र में। कहां रहता है, समुद्र में। तो इसलिए मैंने इसको क्या लिख दिया, सी लिख दिया। ठीक है। लैम्प्रे क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि ये समुद्र के अंदर चूसक या चूसक मछली के रूप में क्या करता है, काम करता है, इसलिए हम इसको सी लैम्प्रे कहते हैं। क्लियर बात है। इसके अलावा एसिडियल टैडपोल लार्वा की विशेषता बताइए। तो बेटा टैडपोल लार्वा की बात करें तो एम्फीबिया में भी हमें टैडपोल लार्वा देखने को मिलता है, लेकिन यहां एसिडियन लिखा है, तो सीधी बात समझो बेटा ये प्रतिगामी कायंत्रण से रिलेटेड क्वेश्चन है। और एसिडियन में बात करें तो यहां पर क्या पाई जाती है बेटा, नोटोकोड पाई जाती है। क्या प्रेजेंट होती है, नोटोकोड प्रेजेंट होती है। खास बात तो ये है। दूसरी बात लिखूं मैं यहां पे बेटा, ये फ्री लिविंग होता है, मुक्त जीवी होता है, बिना किसी रोक टोक काम करने वाला होता है, कहीं पर भी आ जा सकता है। ये इसकी विशेषता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, संघ कोऑर्डिनेटा के 3 प्रमुख लक्षण लिखिए। तो देखो हमारे पास में 2 पोर्शन होते हैं, कोऑर्डिनेट होता है, एक नॉन कोऑर्डिनेट होता है। तो दोनों में बंटवारा होता है। तो देखो कोऑर्डिनेट की हम बात करें तो सबसे पहले तो हमने बात कर ली साहब, नोटोकोड पाई जाती है। क्या पाई जाती है, नोटोकोड पाई जाती है। इसके अलावा मैं ये कह सकता हूं कि खोखली 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 तंत्रिका रज्जु भी पाई जाती है। इसके अलावा मैं कहूं यहां पे तो गिल स्लिट्स भी पाए जाते हैं, गिल्स पाए जाते हैं। ये कोर्डेटा के लक्षण हो गए।
इसके अलावा बात करें हर्डमानिया व एम्फिओक्सिस में अंतर बताइए। तो बेटा देखो हर्डमानिया जो है वो यूरोकोर्डेटा में आता है आपका, और एम्फिओक्सिस जो है वो बेटा सिफेलोकोर्डेटा में आता है। हर्डमानिया किस में आता है? यूरोकोर्डेटा में। एम्फिओक्सिस किस में आता है? सिफेलोकोर्डेटा में। तो इनके अंतर क्या होंगे? हर्डमानिया जो है बेटा वो एक स्थिर जंतु है। क्या है? स्थिर जंतु, सेसिल ऑर्गेनिज्म है, जबकि एम्फिओक्सिस जो है बेटा वो चलायमान है। कैसा है? चलायमान है, फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक स्थान पर नहीं रहता है, भ्रमण करता रहता है। इसके अलावा हर्डमानिया के दूसरे पॉइंट के लिए हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें लार्वा वेल डेवलप्ड होता है, वेल डेवलप्ड होता है, या मैं कहूं कि लार्वा में कोर्डेट लक्षण पाए जाते हैं, जबकि एम्फिओक्सिस के अडल्ट में भी क्या पाए जाते हैं? कोर्डेट लक्षण पाए जाते हैं, यानी कि लार्वा में नोटोकोड पाई जाती है, जबकि एम्फिओक्सिस के अडल्ट में भी नोटोकोड पाई जाती है। तो ये 5 क्वेश्चन थे हमारे पास में। इसके बाद में बेटा छठे क्वेश्चन की बात करें और 6 क्वेश्चन कहता है पेट्रामाइजोन के लार्वा का नाम बताइए। तो बेटा पेट्रामाइजोन एग्नेथा ग्रुप याद करते हैं, और पेट्रामाइजोन का जो लार्वा है बेटा वो है एमोसिट लार्वा। कौन सा लार्वा बनाता है? एमोसिट लार्वा बनाता है। ये बात होती है किसकी? पेट्रामाइजोन। अब बात करते हैं पिसीज में स्विम ब्लेडर का काम क्या है। तो देखो स्विम ब्लेडर मतलब तैरने की बात, स्विम का मतलब तैरना, और मछली कहां रहती है? जल में रहती है। तो जल के अंदर स्विम ब्लेडर का पहला काम तो बेटा ये है बैलेंस का। किसका काम करती है? बैलेंस का, संतुलन बनाए रखने का काम करती है। इसके अलावा स्विम का मतलब तैरना है, तो मैं लिखूंगा तैरने में भी क्या है? तैरने में क्या है बेटा? सहायक है। तीसरा सबसे बड़ी बात करें, गैसीय विनिमय में सहायक है। किसमें सहायक है? गैसीय विनिमय में सहायक है। O2 एवं CO2 के आदान प्रदान में भी क्या है? सहायक। क्लियर बात है? चलो इसके अलावा एक और बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि पिसीज में पैतृक रक्षण के 2 उदाहरण लिखिए। तो बेटा पिसीज की बात हो रही है, पैतृक रक्षण की बात हो रही है, और बात पैतृक रक्षण की करें तो माता व पिता जिस प्रकार से बच्चों की देखभाल करते हैं, सेम उसी प्रकार से मछलियां भी बच्चों की क्या करती है? देखभाल करती है। तो इनके देखभाल के लिए ये क्या बनाती है अपने पास में? या तो हम कहेंगे कि घोंसला बनाती है। क्या बनाती है? घोंसला बनाती है। आप सोचोगे साहब घोंसला तो पेड़ पे बनता, नहीं बेटा, जमीन में भी बनता है, या समुद्र के अंदर पत्थरों को इकट्ठा कर देते हैं तो भी घोंसला बना लेते हैं। इसके अलावा मैं ये कह सकता हूं मुख में सहते हैं। क्या करते हैं बेटा? मुख में सहते हैं। तो ये हमारे पास में पिसीज के पैतृक रक्षण की बात हो गई। इसके अलावा विषैले और अविषैले सर्प में 2 विभिन्नताएं बतानी है, यानी कि हमें कैसे पता चले कि ये पॉइजन्स या नॉन पॉइजन्स स्नैक है। तो सीधी बात समझो बेटा, विषैले सर्प वो होते हैं जिनमें क्या पाई जाती है? विष ग्रंथि पाई जाती है। क्या उपस्थित होती है? विष ग्रंथि पाई जाती है। और अविषैले सर्प में विष ग्रंथि क्या होती है? अनुपस्थित होती है। क्या होती है? अनुपस्थित होती है। अब आपके माइंड में एक चीज काम कर रही होगी कि विष ग्रंथि इधर उपस्थित है और इधर नहीं है, तो जहां नहीं है वहां जहर नहीं बनेगा। अब सांप उसको काटेगा तो उसके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह होती है कि भारत की बात करें या विश्व की बात करें, मौत सांप के काटने से हो ना हो, लेकिन सांप के भय से मौत जरूर हो जाती है। डर बैठ जाता है, फोबिया लगने लग जाता है। दूसरी बात करें कि विषैले सर्प जो होते हैं, इनका जो सिर होता है बेटा वो त्रिकोणाकार होता है। सिर कैसा होता है? त्रिकोणाकार होता है, ट्राई एंगल्ड होता है। जबकि अविषैले सर्पों का जो सिर है बेटा वो गोलाकार होता है। तो जो गोलाकार सिर वाले सर्प होंगे वो तो कैसे होंगे? अविषैले। और जिसके ट्राई एंगल्ड होगा, 3 ऐसे कोण बनेंगे, वो क्या होगा बेटा?
त्रिकोणाकार, वो सॉरी विसेला होगा। ठीक है, इसके बाद में पक्षियों में उड्डयन अनुकूलन के 2 उदाहरण लिखिए। तो उड्डयन अनुकूलन की बात करें तो पहले तो हम लिख देंगे कि अगर सल्क जो होते हैं तो वो तो किस में बदल जाते हैं बेटा, पहला तो पंख में बदल जाते हैं। दूसरी बात करें कि इनमें खोखली बोन्स पाई जाती है, खोखली अस्थियां पाई जाती है, जिससे ये आसानी से क्या करते हैं, उड़ सकते हैं। इसके बाद में बेटा 11वें क्वेश्चन की बात करें, कशेरुकियों में किडनी कितने प्रकार की होती है, यानी कि वर्टिब्रेट ऑर्गेनिजम्स जो है इनमें किडनी कितने प्रकार की होगी, तो बेटा 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की होती है। पहला है बेटा प्रोनेफ्रॉन्स, कौन सा है, प्रोनेफ्रॉन्स है। दूसरे की हम बात करें बेटा मीजोनेफ्रॉन्स है। तीसरे की हम बात करें तो मेटानेफ्रॉन्स है। तो किडनी कितने प्रकार की, 3 प्रकार की, प्रोनेफ्रॉन्स, मीजोनेफ्रॉन्स और मेटानेफ्रॉन्स। इसके बाद में बेटा अध्यावरण की संरचना के कितने भाग होते हैं, तो इंटुगमेंट की बात हो रही है। और इंटुगमेंट क्या होता है, जो लेयर्ड बनाता है, प्रोटेक्शन आवरण बनाता है। और प्रोटेक्शन आवरण के 2 भाग है बेटा, पहला है एपिडर्मिस और दूसरा है बेटा डर्मिस भाग। कौन सा भाग है, डर्मिस भाग। क्लियर बात है। 13वें क्वेश्चन की बात करें, सॉरी यहां थोड़ा सा अपने पास में मिसप्रिंट होता है। देखो यहां मैंने सहायक जनन अंग लिख दिए और यहां पे मैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन लिख रहा हूं। तो देखो दोनों क्वेश्चंस मैं बता देता हूं बेटा। सहायक जनन अंग की बात करें तो हमारे पास में मुख्य जनन अंग जो होते हैं वो 2 होते हैं। मुख्य जनन अंगों की बात करें तो एक तो होता है वृषण, जो किसमें होता है बेटा, नर में। टेस्टिस किसमें प्रेजेंट है, नर में प्रेजेंट है। और दूसरा होता है अंडाशय। अब अंडाशय किसमें है बेटा, फीमेल में, यानी कि मादा में। ये है मुख्य जनन अंग। अब इनके सहायक जनन अंग कौन से होंगे बेटा, वृषण कोष होगा, अधिवृषण होगा, शुक्र जनन नलिकाएं होंगी। ये सब क्या है, नर की सहायक जनन अंग। अंडाशय में बात करें तो फैलोपियन ट्यूब हो जाएगी अपने पास में, अंडवाहिनियां हो जाएंगी, गर्भाशय हो जाएगा। ये सब क्या है, सहायक जनन अंग। वही रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की बात करें तो देखो मुख्य जनन अंगों में बात करें तो मुख्य जनन अंग देखो हमारे पास में क्या है, गिल है। इसके अलावा मुख्य जनन अंग कौन से होता है, लंग्स होता है। अब वहीं अगर हम सहायक जनन अंगों की बात करें तो हम नाक के द्वारा क्या कर रहे हैं, श्वास ग्रहण कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, सहायक जनन अंग, सहायक रेस्पिरेटरी ऑर्गन हो गया। गिल्स है तो उसकी जगह हम लैब्रियंथ की बात कर सकते हैं। किसकी बात कर सकते हैं, लैब्रियंथ की बात कर सकते हैं। इसको एनाबेस बोल सकते हैं। क्या बोल रहे, एनाबेस बोल सकते हैं। ये हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन के सहायक अंग हो जाएंगे। सहायक जनन अंगों के हमारे पास में वृषण कोष हो जाएगा, अधिवृषण हो जाएगा, शुक्र जनन नलिकाएं हो जाएंगी। मादा की बात करें तो अंडवाहिनी हो जाएगी, गर्भाशय हो जाएगी। ठीक है। इसके अलावा शुक्र जनन और अंड जनन में अंतर लिखिए। तो बेटा शुक्र जनन और अंड जनन, पहली बातें समझो। शुक्र जनन में स्पर्म बनेगा, क्या बनेगा, स्पर्म बनेगा। और वही अगर अंड जनन की बात करें तो क्या बनेगा, ओवम बनेगा। अच्छा, शुक्र जनन जो होगा उसमें 2 चरण होंगे, इसमें केवल 1 चरण होगा अपने पास में। ठीक है। इसके अंदर अपने पास में यहां पे 4 शुक्राणु परसू का निर्माण होगा। यहाँ पे यहां हम बात करें तो 3 पोलर बॉडीज का निर्माण होगा। यहाँ पे हम कह दे कि यहाँ पे 4 शुक्राणु बनते हैं, यहाँ पर 1 अंडाणु बनता है या ओवम बनता है। तो ये इसके क्या हो गए, अपने पास में अंतर हो जाएगी। वही अगर हम बात करें निषेचन में बहु शुक्राणुता क्या है, तो देखो बहु शुक्राणुता का मतलब है, बहु का मतलब क्या है बेटा, अनेक रूपों वाली। बहु का मतलब अनेक रूपों वाली। और नई नवेली दुल्हन जो होती है उसके भी बहुत सारे क्या होते हैं, रूप होते हैं। शुरुआत में तो वो बढ़िया स्वीट सी होती है और धीरे धीरे जब वो अपने रंग दिखाने लगती है तो उसके बहुत सारे रूप होते हैं। शुरुआत में तो वो गाय होती है, लेकिन बाद के अंदर वो कब सुरपंखा बन जाती है पता ही नहीं चलता है। तो सीधी सी बात है, बहु शुक्राणुता मतलब 1 से अधिक रूप। अब यहाँ पे शुक्राणु जोड़ रहा हूं तो मैं 1 से अधिक शुक्राणु कर दूंगा, तो सीधी बात है 1 ओवम होगा और इसमें मैनी शुक्राणु प्रेजेंट होंगे। क्या होंगे, मैनी शुक्राणु प्रेजेंट होंगे, अनेक शुक्राणु होंगे और वो अंडे के अंदर घुस जाएंगे। इसे अपन बहु शुक्राणुता या पॉलीस्पर्मी कह सकते हैं।
अच्छा, जर्म लेयर कितने प्रकार के होते हैं? तो बेटा जर्म लेयर जो है बेटा 3 प्रकार की होती है। पहला हम बात करें तो एक्टोड्रम है, दूसरी हम बात करें तो एंडोड्रम है, और तीसरी हम बात करें बेटा तो मीजोड्रम है। अब हमारे शरीर में जो त्वचा है, इसके अलावा तंत्रिका कोशिका है, हार्ट है, लंग्स है, ठीक है, किडनीज है, ये सब इन्हीं लेयर्स पर क्या करती है, डिपेंड करती है। यही लेयर्स क्या करती है, इन्हें बनाने का काम करती है। ठीक है, वही अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आता है युग्मनज कैसे बनता है बेटा, युग्मनज कैसे बनता है? तो युग्मनज के लिए हमें एक साइड से तो क्या चाहिए, स्पर्म चाहिए, दूसरे साइड से क्या चाहिए, ओवम चाहिए, दोनों को मिलाते हैं तो क्या होगा, जाइगोट। क्या होगा, जाइगोट। और ये जो प्रोसेस है इसे हम कहेंगे फर्टिलाइजेशन। क्या कहेंगे बेटा, फर्टिलाइजेशन। तो निषेचन प्रोसेस से क्या बनता है, जाइगोट बनता है, स्पर्म और ओवम के मिलन से जाइगोट बनता है। अच्छा, विदलन क्या है? तो ये जो जाइगोट आपके पास में बना है ना, इस जाइगोट के अंदर माइटोसिस हो, समसूत्री विभाजन होगा, और इस समसूत्री विभाजन से अनेक कोशिकाएं बनेंगी जिन्हें ब्लास्टोमियर कहते हैं, और यही प्रोसेस क्या है, विदलन। आईवीएफ का पूर्ण रूप लिखिए, फुल फॉर्म ऑफ आईवीएफ। तो आई का मतलब हो गया बेटा इन, वी का मतलब हो गया विट्रो, और एफ का मतलब हो गया बेटा फर्टिलाइजेशन। क्या हो जाएगा बेटा, फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अच्छा, भ्रूणीय स्तंभ कोशिकाओं की एक विशेषता बताइए। तो देखो भ्रूणीय स्तंभ कोशिकाओं की, तो बेटा स्तंभ कोशिका जहां जुड़ जाए वहां आप ये मान लो कि कोई एक कोशिका है और वो एक कोशिका पूरे शरीर का क्या करेगी, निर्माण। अब यहां मैं भ्रूणीय जोड़ रहा हूं, तो भ्रूणीय का मतलब है कि कोशिका जो है वो विभाजन करके एक शरीर का निर्माण कर सकती है। अब इसमें भी हमारे पास में कई प्रकार की स्टेम सेल्स होती है, जैसे में टोटीपोटेंट है, इसके अलावा प्लूरीपोटेंट है, इसके अलावा बेटा मल्टीपोटेंट है, इसके अलावा बेटा यूनिपोटेंट है। और इन चारों की क्षमता क्या होती है, अलग अलग होती है। और भ्रूणीय स्तंभ कोशिकाओं में बात करें तो टोटीपोटेंट को देखते हैं, जो कंप्लीट जीव का और फॉर्मेशन कर सकती है। ये हमें डायरेक्ट जाइगोट से निकालनी होती है। ठीक है, इसके अलावा अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्ली कितने प्रकार की होती है? तो बेटा अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्ली 4 प्रकार की होती है। पहली होती है अपने पास में एमनियोन, दूसरी होगी बेटा कोरियोन, तीसरी होगी अपने पास में बेटा योगसैक, और चौथी अपने पास में होगी बेटा एलेंटोइस। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, 4 अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां हो जाएंगी। अच्छा, एमनियोसेंटेसिस किसके लिए किया जाता है? बेटा सिंपल बात समझो कि हमारे शरीर में कुछ विकार होते हैं, आनुवांशिकी विकार बोलते हैं। इन आनुवांशिकी विकार को पता लगाने के लिए हमें एमनियोसेंटेसिस फ्लूइड काम में लिया जाता है। तो हम लिखेंगे आनुवांशिक विकार के लिए। किसके लिए बेटा, आनुवांशिक विकार के लिए। वही बात करें प्लेसेंटा के 2 प्रकारों के नाम लिखिए। तो बेटा प्लेसेंटा के 2 प्रकार हो जाएंगे अपने पास में, डेसिडुआ प्रकृति वाले जो प्लेसेंटा है उनकी बात होगी, होमोकोरियल प्लेसेंटा हो जाएंगे, एंडोथीशियल वाले हो जाएंगे। और कार्य के लिए मैं बोलता हूं, एन का मतलब न्यूट्रिशन, पी का मतलब प्रोटेक्शन, ई का मतलब अपने पास में एक्सक्रेशन, आर का मतलब अपने पास में रेस्पायरेशन, एनपीईआर को याद कर लो आप। इसके अलावा प्लेसेंटा के कार्य कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये मेरे पास में टॉप 23 क्वेश्चंस थे। इनको शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस को आप बोर्ड के पी लो, इन्हीं से रिलेटेड हमारे पास में क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो सकती है, लेकिन आंसर लगभग यहीं से मैच करेंगे आपके। और दूसरी बात बता दूं, नेक्स्ट जो वीडियो होगी मेरी फुल मॉडल पेपर पे होगी, या मैं बीच के अंदर आपको पहले लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस बता दूंगा और उसके बाद में मैं पूरा का पूरा छोटे क्वेश्चनों सहित एक मॉडल पेपर लेके आऊंगा आपके लिए, जो आपके लिए बहुत बड़ा कारगर साबित होगा। तो 19 तारीख से पहले, 19 तारीख का आपका जूलॉजी का पेपर है, उससे पहले आपको सारे मिल जाएंगे। और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ में फैलाओ, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले पेपर बनाने के लिए कि हाँ भाई ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ये पेपर मिल रहा है। और जो बच्चा पहली बार इस वीडियो को देख रहा है वो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर, सॉरी
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और वासुदेवा एजुकेशन को सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ रखे बेल आइकन के दबा देना, घंटे को टन दे से, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले